आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त दिल्ली में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो काले धन के ऊपर बहुत बड़ा वार करने जा रहे हैं, काले धन के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ उन्होंने इस देश के सारे आम आदमी को, मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को लाइनों में लगा दिया, 125 करोड़ लोगों को लाइनों में लगा दिया। वहीं पे जिन लोगों के पास इस देश में सबसे ज्यादा काला धन है, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। सारा देश जानता है कि सबसे ज्यादा काला धन इस देश के अंदर किसके पास है। हम लोगों ने देखा किस तरह से ये खबर है, ब्राइड्स फादर इन बिहार कैमूर सफर स्ट्रोक। एक दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक हो गया क्योंकि वो अपने नोट नहीं बदल पाया, उसके यहां शादी नहीं हुई। बेटी की शादी की चिंता को लेकर मां ने की खुदकुशी। देश के अंदर जगह जगह घरों में शादियां टूट रही हैं, जगह जगह घरों में नोट ना होने की वजह से, नोट ना बदले जाने की वजह से किसी की आत्महत्या हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े दोस्त हैं, माइनिंग स्कैम में जिनका नाम आया था जनार्दन रेड्डी, कर्नाटका के बहुत बड़े नेता हैं। कल उनकी बेटी की शादी है। 12 नवंबर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 500 करोड़ रुपए अखबारों में छपा है, मेरे को तो पता नहीं, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। एक मिनट यार, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। उनको 500 के हजार के नोट बदलने की दिक्कत नहीं आ रही। हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो मोदी जी के दोस्त हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनको सबको उनके अपने नोट बदले जाएंगे। तो ये हम जानना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर दहशत फैली हुई है चारों तरफ। मैं मार्केट में गया, मार्केट में व्यापारी कह रहे हैं जी इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे जा रहे हैं, दुकान वालों के ठप्पे लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के अंदर क्यों नहीं जा रहे इनकम टैक्स वाले? जनार्दन रेड्डी को कहां से 2-2 हजार के नोट मिल गए? जनार्दन रेड्डी के यहां क्यों नहीं ईडी वाले जा रहे, क्यों नहीं सीबीआई वाले जा रहे? क्योंकि जनार्दन रेड्डी भाजपा के दोस्त हैं। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए लेके उनको भगा दिया भाजपा ने। विजय माल्या को इस देश से भगा दिया, 8,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन है, उनको भगा दिया भाजपा वालों ने। और रोज खड़े होकर टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए अगर तुमने जमा करा दिए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। 2.5 लाख रुपए वालों के पीछे पड़े हुए हैं। विजय माल्या जो 8,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर बकाया थे, उसको रातों रात एयरपोर्ट से भगा दिया बीजेपी वालों ने। क्या रिश्ता था जी विजय माल्या से? 1,14,000 करोड़ रुपए का, बड़े बड़े धनाढ्यों का, अरबपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया लोन का। 1,14,000 करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया। कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपया छोटा नहीं होता जी। 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2.5 लाख रुपए। गरीबों से दुश्मनी है इनकी, ये अमीरों की पार्टी है। अमीर लोग ये इनके दोस्त हैं। 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी, जिनके उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े सारे अरबपतियों के नाम थे। उसमें से कुछ लोगों के नाम मेरे को पता चले थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अकाउंट नंबर भी बताया था, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के साथ खिलाफ। लेकिन अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ।
अरे काला धन पकड़ना था, उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए उस लिस्ट के अंदर 648 लोगों के। स्विट्जरलैंड की सरकार को लिखने की देर थी, भाई इनके अकाउंट की डिटेल भेजो, इनको पकड़ेंगे। एक चिट्ठी भी नहीं लिखी मोदी जी ने स्विट्जरलैंड को। ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। पनामा लिस्ट आए हुए कितने दिन हो गए? उस पनामा लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों के नाम है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं किया जा रहा। ये तरीका ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, ये खबर है अखबार में, ये खबर है अखबार में, ये खबर ये कहती है कि जब मोदी सरकार आई थी 5,468 करोड़ रुपए अडानी साहब ने झूठे बिल बना के, इन्फ्लेटेड बिल बना के देश के बाहर भेज दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद ईडी के अफसर जो जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, जांच बंद कर दी। तुम 2.5 लाख जमा कराने वालों से पैसे लोगे, अडानी से पैसे नहीं लोगे। वो 5,468 में एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं, 5,468 करोड़ रुपए उसने देश से बाहर भेज दिए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आप कहते हो हम काले धन पे वार कर रहे हैं, तो आप काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में यह प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है? ये किस किस्म की दोस्ती है? कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है, लेन देन की दोस्ती है। और आज मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर। ये लोग मोदी जी को पैसा देते हैं और बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते, नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं। ये आज मैं सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस को कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में।
तो उनसे पूछा क्या गुजरात सीएम का क्या मतलब है? बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया? सी और एम का क्या मतलब है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है। ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई। तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके उसके बाद। तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद। और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी मैटर हैज बीन टेकन अप एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एंड थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस डेप्यूटी कलेक्टर स्टैंप हैज बीन इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गांधीनगर नॉट टू इनिशिएट एनी एक्शन। मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? इसी के अंदर मोइली साहब की भी पैसे देन का लेन देन का है, जयंती नटराजन का भी पैसे का लेन देन का है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है, ये रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हमें हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। अभी एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई। एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले, उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मेरे पास सारे कागज आए नहीं, इसलिए वो कागज आज रख नहीं रहा। अभी कुछ कागज आने बाकी हैं, कुछ ही कागज आए हैं। जब सारे कागज आएंगे तो दोबारा अगले सेशन में रखेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे तो पता चला है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर। और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है।
तो अभी सारे कागज आए नहीं है, सारे कागज आएंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति, खरबपति होता है, उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि इन कागजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो निवेदन करें कि कोई इसकी कमेटी बनाई जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से आम जनता लाइनों के अंदर लगी हुई है और उनको कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है ये 2G वाले लगे हुए हैं, कोयला घोटाले वाले लगे हुए हैं, और कभी उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है कि 3 घंटे लाइन में लग लिए तो क्या हो गया, देशभक्ति करो। ये जनता तो 125 करोड़ तो करे देशभक्ति और तुम बैठ के लो पैसे। ये नहीं चलेगा। एक मन में ये प्रश्न उठता है कि ये बड़े बड़े लोग तो मोदी जी के दोस्त हैं, इनके साथ तो लेन देन का रिश्ता है, ये छोटे छोटे सारे आम आदमी जितने हैं उनको क्यों तंग कर रखा है इन्होंने, उनको लाइनों में क्यों लगा रखा है? इसके ऊपर भी काफी हम लोगों ने सोच विचार किया। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन है इन कुछ एक चंद बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, वो तो सीएजी की भी रिपोर्ट है, सीएजी ने भी कहा है कि ये लोन वापस आने वाला नहीं है। या तो ये पैसा लेके बाहर भाग गए और या इन्होंने फ्रॉड करके लोन लिया। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन अभी बैंक तो खाली हो रहे हैं। 1,14,000 करोड़ तुमने माफ कर दिया, बैंक खाली हो रहे हैं। तो अब ये स्कीम लेके आए हैं 500 हजार की। अब ये छोटे छोटे लोग सारे जमा कराएंगे अपना पैसा। और कल टीवी चैनल में बीजेपी वाला बैठ के कह रहा था अब इस पैसे से भी हम लोन देंगे इन कंपनियों को। तो अब ये लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं, आप काला धन वालों के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के दुश्मन हैं। जिस तरह से आज गरीबों की मुंह से निवाला छीन लिया, आप कहते हो कड़वी चाय पी रहा है एक गरीब आदमी, आपने काला धन की कड़वी चाय पिलाने के नाम पे उनको जहर पिला दिया आज पूरे देश के लोगों को। मेरे को याद है जब हवाला कांड हुआ था 90s में, आडवाणी जी का नाम आया था, केवल उसमें LKA शायद लिखा था, बस इनिशियल्स लिखे हुए थे। उन्होंने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं नहीं। पूरे देश को गर्व हुआ था आडवाणी जी के ऊपर। आज हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का नाम जब इन कागजों के अंदर आया है तो क्या वो अपने वरिष्ठ नेता आडवाणी जी से कुछ सीख लेंगे कि वो इन कागजों को दरकिनार करेंगे। अंत में मैं इस सदन के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूं कि इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए। काला धन के खिलाफ हम भी हैं। अगर दोबारा इस स्कीम को लाना है सोच समझ के लाओ। टाइम दो जनता को, 1 महीने का, 2 महीने का टाइम दो और सारी तैयारी करके लाओ। हम आपका साथ देंगे, अच्छा काम करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आज ये जो स्कीम है, अगर ये वापस नहीं ली गई, ये पूरा देश बैठ जाएगा, इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए और राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि ये जितने कागज हैं इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखें ताकि सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर SIT बिठा के इसकी जांच कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहन
जब उसका भाई मायूस घर को लौटा और कहा कि यार बहन 10,000 रुपये में नहीं बदल सका, फिर 1 घंटे के बाद उस बहन ने अपनी जान दे दी। सुनो मिस्टर वजीर आजम, ये आपके अच्छे दिन है। कानपुर में एक ज़ईफ औरत जब टीवी पर आपकी तकरीर को सुना तो उसको हार्ट अटैक आ गया। बाद में मालूम हुआ कि उसके पास सिर्फ 10,000 के 500 के नोट थे। आपके बयान को सुनकर वो मौत का शिकार हो गई। ये आपके अच्छे दिन है। फिर आप देखिए एक और यहां पर कानपुर में 70 लाख एक शख्स को एडवांस आई जमीन का, और जब देखा टीवी पर के सब खत्म हो गए, हार्ट अटैक वही हुआ, उसका इंतकाल हो गया। एक और वाकया मैनपुरी का, 1 साल का बच्चा मर गया क्योंकि बाप के पास 5,000 रुपये नहीं थे दवाखाने को देने के लिए। यह हिंदुस्तान के वजीर आजम की मोहब्बत है गरीबों से। फिर कुशीनगर का वाकया, एक धोबी, उसकी बीवी सिर्फ 1,000 रुपये जब टीवी पर देखा तो मौत हो गई था कि भाई कि अब मैं कहां से लाऊंगी पैसे। वहीं पर मेरे भाई फैजाबाद में एक आज हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 और 1000 की नोट कदे खत्म। 500 1000 की नोट खत्म। अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला? अब नई 500 की नोट आएंगी और नई 2000 की नोट आएंगी। कभी 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मलिया 9,000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया। ललित मोदी 16,000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500,000 गायब करते, कल से 2,000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। प्राइम मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 और 1000 की नोट कदे खत्म। 500 1000 की नोट खत्म। अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला? अब नई 500 की नोट आएंगी और नई 2000 की नोट आएंगी। कभी 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मलिया 9,000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया। ललित मोदी 16,000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500,000 गायब करते, कल से 2,000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। और फिर आप देखते हैं मेरे भाई, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं,
तो मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते इंडिया फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर बोलते मेरे पास एक ही किताब कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बोलते हैं उनको भी ये भूल जाते होंगे, बाल वक्त बोल के इतना बोलते होंगे, हर थोड़े दिन को बोलते, मन की बात रेडियो पे बोलते, सहारनपुर में जाके मुस्लिम औरतों के बारे में बात करते कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगा। भाइयों बहनों, कैसे मुस्लिम औरतों को टेलीफोन पे तलाक दे देते। मिस्टर मोदी हमारी फिक्र क्यों कर रहे आप? मत सबकी फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र नहीं करेंगे। उनको फिक्र ही नहीं, हमारे को फिक्र ही फिक्र है। उन फिक्रों से आजाद है और हम तो अफकार के शिकार होकर रह गए। मेरे भाई, महाराष्ट्र में जब तक महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सही मानों में महाराष्ट्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता। रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा रिजर्वेशन दे दो, तो मोदी जी बोले रहने दो। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मुझे जालना की इस मुबारक सरजमीन को आने का मौका मिला। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से आपने अपने मोहब्बत और अपने प्यार से यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस्तकबाल किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस बेलोस मोहब्बत का आपने आज मुजाहरा किया। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं और जरूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ही ने आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डाला और हमारी ये मोहब्बत और वाबस्तगी इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी, जालना में और औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मकबूल और ताकतवर होती रहेगी। आज जब मैं यहां पर आया, आप तमाम से मुलाकात हुई, आप तमाम ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा और फिर मुझे यहां पर उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर जाने का मौका मिला जिनके नाम से ही इस जालना शहर को बसाया गया था। वहां पर जाने के बाद ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक अल्लाह के वली ने आज से 400-500 साल पहले जो कुरान करीम को लिखा था, मुझे उसको देखने का मौका मिला, उसको छूने का मौका मिला और मुझे एक छोटे से कुरान की सूरत की आयत की सूरे की तिलावत करने का ही मौका मिला। अजीज दोस्तों, ये बड़ी मुबारक सरजमीन है आपकी कि 500 साल पहले जिस कुरान करीम को लिखा गया, आज भी वो महफूज है, वो कागज महफूज है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस जोश और जज्बे के साथ आप लोग आगे बढ़े हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर हमको कामयाब करेगा। मैं आपके सामने चंद बातें इसलिए रखना जरूरी समझता हूं कि जमहूरियत में सियासी इलेक्शन, तमाम सियासी पार्टियां उस इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टी चाहती है कि उसके उम्मीदवार को कामयाबी मिले
और इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सोहेल सिद्दीकी साहब को अपना नगर परिषद चेयरमैन को उम्मीदवार बनाया और 21 उम्मीदवार यहां से मजलिस के टिकट पर लड़ रहे हैं, जिसमें हमारी बहन मोहतरमा अजीत कोटारी साहिबा भी हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जरूर हमारे अराकीन की कामयाबी होगी, मगर जिस वार्ड से हमारी बहन मोहतरमा कोठारी साहिबा लड़ रही हैं, सबसे पहले उनको कामयाबी दिलाना यह हमारी जिम्मेदारी है। फिर वहीं पर अंबर से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब GH करहात साहब हैं। 4 उम्मीदवार हमारे वहां पर मैदान में हैं। भोकरदन से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार शेख फहीम साहब हैं। 4 अराकीन बल्दिया के उम्मीदवार हैं। गुरतूर से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार काजी अजहर साहब हैं और उनके साथ 4 अराकीन बल्दिया के मजलिस के उम्मीदवार हैं। इन तमाम उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान पतंग है और आप तमाम को पतंग के निशान पर अपना वोट देना है। और क्यों देना है? अगर आप चाहते हैं कि जालना में जो बरसों से आपने कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी को मौका दिया तो कभी बीजेपी और शिवसेना को मौका मिला, मेरे भाई सबको आपने मौका दिया, मगर इन तमाम पार्टीज ने 15 साल बीजेपी कांग्रेस रही, अब कांग्रेस का इख्तिदार खत्म हो रहा है। इन तमाम ने जालना की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इन तमाम ने जालना की आवाम को धोखा दिया। इन तमाम ने जालना की खूबसूरती में इजाफा करना तो छोड़िए, जालना को और खराब किया। इन तमाम ने जालना के गली कूचों को साफ करने के बजाय, गंदगी और कचरा उठाने के बजाय वहां पर कचरों के ढेर को खड़ा कर दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, फायदा जालना की आवाम को नहीं हुआ। फायदा अगर किसी को हुआ तो इन तमाम पार्टी के सियासी कायदीन को हुआ। आपने उनको वोट दिया एक उम्मीद पर कि हमारे इलाके में चाहे जालना हो, अंबड़ हो, पुरतूर हो, यहां पर कुछ होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मेरे भाई, मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं, महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत रही और फिर इनके ही दौरे इख्तिदार में दिल्ली से कई पैसे आए। अब 2 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है। में स्टेडियम में खड़े होकर दिल्ली से माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, जालना भी उसमें शामिल है, 2014 और 15 में 3 करोड़ 65 लाख रुपए जालना के लिए आए, जिसमें अक़लियतों के लिए, अक़लियतों के बच्चों के लिए हॉस्टल की तामीर, दरगाह नूर शाह के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसे आए और जो मिल्लत नगर और गांधीनगर में स्कूल की बिल्डिंग की तामीर के लिए 3 करोड़ 65 लाख रुपए यहां पर आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 3 काम हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए
और किसी ने अभी को पुकार कर कहा कि चोरों ने खा लिया, तो क्या आप चोरों को वोट देंगे या मंजलिस को वोट देंगे? 3 करोड़ 65 लाख रुपए ये 3 काम के लिए 2014 और 15 में आए। यहां पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, वो इंटरनेट पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लो, आप मालूम हो जाएगा। फिर 2015 और 16 में 3 करोड़ 10 लाख रुपए बच्चियों ने अक़लियती बच्चियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल बनाने के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए जालना को आए। क्या ये बना? कहां गए पैसे? ये किसके पेट में गए? तो जिसके पेट में गए उसके पेट पे लात मारकर आप मंजलिस को वोट देंगे? नहीं देंगे। 2016-17 में जालना टाउन की तरक्की के लिए 31 लाख रुपए आए। इसका सवाल अभी नहीं करूंगा इसलिए कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, मगर 31 लाख रुपए आए हुए हैं। ये पैसे का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पैसे तो आ रहे हैं, मगर जालना की आवाम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, अगर आप इनकी जबान से सुनेंगे मंजलिस के बारे में, तो बीजेपी और शिवसेना कहेगी कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये फुला बात नारा नहीं लगाता, इसको पाकिस्तान भिजा देना चाहिए, जैसा हिंदुस्तान हमारा नहीं है, इनकी अम्मा का है। हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हम क्यों बोलते हमारे बाप का है? इसलिए हम बोलते हैं कि उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं, और उलमा मौजूद है इस जलसे में, आप उनसे जाकर पूछिए। हमारी रिवायतों में आया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम बाबा आदम ने हिंदुस्तान में रखा। तो जब अब्बा के हम बेटे हैं तो अब्बा की जमीन हुई, किसकी जमीन हुई फिर ये? तो बाप की सरजमीन में बेटे का हक होगा? नहीं होगा। बाप की सरजमीन में बेटी का भी। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बंद किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उसकी हम सराहना करेंगे। लेकिन परसों से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका, और एक चीज़ का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे ख़त्म होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज़्यादा 2-2 हज़ार रुपये के नोट करने से। जिन लोगों के घरों में करोड़ों रुपया जमा था कमरों के अंदर, उनके कमरों में, बिस्तरों में करोड़ों रुपए था, उनको तो अब 2-2 हज़ार के नोट मिल जाएंगे, उनको तो और सहूलियत हो गई। तो मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 1000 रुपये के नोट हटा के 2000 रुपये का नोट लाने से काला पैसा और भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा। चारों तरफ अफवाह है। कई लोगों से मैंने बात की, कल पूरा दिन मैं खूब इधर उधर बात की, लोगों से घूमा मैं। चारों तरफ लोग कह रहे हैं, और इस बात के सबूत हैं कि जी जो इनके अपने लोग थे, जो इनके अपने दोस्त थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा काला धन है इस देश के अंदर,
इनको इन्होंने पहले से ही बता दिया था, हफ्ता भर पहले। उन्होंने अपना सारा इंतजाम कर लिया है, पैसा बाहर भेज दिया उन्होंने, या उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, सोना खरीद लिया। इनके अपने दोस्तों ने सारा इंतजाम कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, इधर चुनाव लड़ने वाली है, उधर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है, 100 के नोट ले लिए या जो मर्जी है, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। मर रही है तो आम जनता मर रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई कल से, वो लोग बता रहे हैं जी काले धन वालों की तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। वो बता रहे हैं जी जिनके पास बड़ा बड़ा काला धन है वो तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि सेटिंग हो चुकी है, होम डिलीवरी हो जाएगी, परसों तक 2000 रुपये का नोट मार्केट में आ जाएगा और उनके घर में पहुंच जाएगा, 15-20% कमीशन लगेगी। और आज पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है बैंकों के सामने। कहीं बड़ा उद्योगपति दिखाई दिया लाइन में? कोई बड़ा काला बाजारी वाली दिखाई दिया लाइन में? कोई बड़ा काला पैसे वाला दिखाई दिया? कोई नहीं है, बड़े लोग नहीं हैं। कौन है लाइन में? दुकानदार, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, किसान, मजदूर। तो काला पैसा सारा इन्हीं के पास है। काला पैसा इस देश में मजदूर के पास है, काला पैसा किसान के पास है, काला पैसा व्यापारी के पास है, काला पैसा छोटे छोटे लोगों के पास है, इन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है काला पैसा। तो पूरे के पूरे कमीशन खोरी का धंधा शुरू हो गया पूरे देश के अंदर। कह रहे हैं काला पैसा बंद करेंगे। अरे काला पैसा तो शुरू हो गया, दलाली शुरू हो गई। ऑलरेडी बाजार के अंदर 1000 रुपए 800 रुपए में बिक रहे हैं। 500 का नोट 400 रुपए के अंदर बिक रहा है, पूरा खुलेआम बिक रहा है। ऑलरेडी दलाली शुरू हो गई है, कमीशन खोरी शुरू हो गई है। 50,000 रुपए तोले के अंदर सोना बिक रहा है। तो आपकी तो काला मतलब ब्लैक इकोनॉमी खत्म करने चले थे, तो पूरे धड़ल्ले से शुरू हो गई इनकी। पूरे देश के अंदर कमीशन खोरी शुरू हो गई। तो 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू करके आप काला पैसा बंद नहीं कर रहे। आपकी नीयत के अंदर खोट है। अगर प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए बंद कर देते, 500 रुपए बंद कर देते, बिल्कुल बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, हमको, हम सपोर्ट करते। लेकिन 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू कर रहे हैं, नीयत में खोट है। कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जनता दुखी हो रही है। गरीब आदमी जिसके पास 10,000 रुपये थे, 500 के नोट थे, आज मार्केट में जा रहा है, मार्केट में लोग कह रहे हैं, दुकान वाला कह रहा है 8,000 में लूँगा। उसकी तो खून पसीने की कमाई आपने 20% तो यूं ही कम कर दी। 22 दिसंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन कहाँ पड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके कहा था देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन स्विस बैंकों में पड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी आपको तो पता था कि काला धन कहाँ पड़ा है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हो गया? वो स्विस बैंकों का पैसा कहाँ गया? उसको क्यों नहीं कर रहे? सरकार के पास 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट हैं। कांग्रेस मिली हुई थी उन लोगों के साथ। कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के खिलाफ। पर आपने भी एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के खिलाफ जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं। उनमें से बड़े बड़े अंबानी, ये वो, उनके अकाउंटों के नंबर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2012 या 13 में। मैंने स्विस बैंक के अकाउंट नंबर उन लोगों के दिए थे। आपकी फाइलों के अंदर हैं प्रधानमंत्री जी। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आज शाम तक उन 648 लोगों को आप गिरफ्तार कर लो। मैं चैलेंज करता हूं इस देश के अंदर काला धन खत्म ना हो जाए तो। लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपके दोस्त हैं उस लिस्ट के अंदर। आप कह रहे हो 200% पेनल्टी लगाएंगे। जो आदमी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे जमा कराएगा उसको 200%। खरबपति अरबपतियों को तो छोड़ दिया, अब एक रिक्शे वाला बेचारा, एक व्यापारी बेचारा, एक मजदूर 10 साल पैसे कमा कमा के खून पसीना एक करके उसने मान लो 5 लाख रुपए जोड़े या 6 लाख रुपए जोड़े, आज अपनी बेटी की शादी करने चला है। उससे आप 200% पेनल्टी लोगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों से पेनल्टी लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। भगवान माफ नहीं करेगा आपको। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का अभी स्टेटमेंट सुना। वो कह रहे हैं कि मायावती जी, मुलायम जी, राहुल जी और केजरीवाल क्यों बौखलाए हुए हैं। तो अमित शाह, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गरीब जनता के लिए कोई बोलेगा नहीं।
आप कल उठ के AK-56 AK-47 लेके गरीब आदमियों को, जनता को मार दोगे तो क्या कोई बोलने वाला नहीं है? और मैं खुद आपको कहता हूँ, चैलेंज लगाता हूँ, आप नारायणपुरा विजयनगर रोड में रहते थे, मैं भी वहाँ का ही रहने वाला था पहले, और मैं आपको कहता हूँ आप नारायणपुरा सीट से जीते हो और सरखेज सीट से जीते हो, बिना कमांडो आप आज की तारीख में आ जाओ, बिना कमांडो वहाँ आप तुम्हारी खुद की असेंबली में घूमो, ये नारायणपुरा नवरंगपुरा की पब्लिक तुम्हें आज की तारीख में बिना कपड़े दौड़ाएगी साहब। इतना पावर मत करो आप, ये कोई सही बात नहीं है। सत्ता का लोभ और सत्ता के लिए आप गलत काम मत करो। और आपने इस बार महिलाओं की छाती पे वार किया है। महिलाएं, गरीब महिला हो या मिडिल क्लास की महिला है, उसने 500 की, 1000 की नोट 2, 4, 5, 10 या 20 जमा क्यों करती है वो? कि अपने बाल बच्चों की आधी रात को तबीयत खराब हो जाए, घर वाले को हो जाए, सास ससुर को कुछ हो जाए, उसके लिए वो नोटें जमा करती है। और तुम्हारी नादानियत और तुम्हारी कम अक्ल के हिसाब से वो लाइन में सब खड़े रहे। इतने पागलपन पे मत उतरो, ये जनता बहुत कुछ कर सकती है। तेरी माँ का भोसड़ा मोदी साले मादर चोट, 100 रुपया का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट चालू कर दिया मादर चोट। साले उधार हम चाय पीते, कोई चाय नहीं पिलाता, तेरी माँ की चूत मारू। हमारे बीवी बच्चे भूखे मरते, साले हम गरीब 400 रुपया का काम करते हैं भोसड़ी वाले। वहाँ केंद्र सरकार बन गया है भोसड़ी का बैठ के, तेरी माँ का हरामी पेली साले, तेरी मैया की चूत में लग लगा साले भोसड़ी वाले। 100 रुपया का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट छाप दिया मादर चोट। कौन छुट्टा देगा हम लोग गरीब को? तेरी माँ का मकान मालिक किराया ना ले रहा है, इतना परेशान हो रहा है, ना राशन मिल रहा है, बच्चा बीमार है, बहुत बेशरम बस्ती है, और पैसे हमने बर्तन धो के इकट्ठे करे होंगे, हम बहुत परेशान है। क्यों हमें मारे दे रहे हो? कि ऐसे मोटी पोती में आग लग जाए, मर जाए कुत्ता, कमीना, कंजर, बहुत परेशान है भाई गोली से मार देंगे जाके। हम बहुत परेशान है, कुत्ते हरामजादे मोती पैसे ले फेंक दे, हमने ले पूरा है पूरा पकड़ लेने। अंकल आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसे सुख की अनुभूति हो रही है कि जीवन में कभी नहीं हुई। सीरियसली? अपना पैसा, हाँ। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया मोदी जी ने भाई। क्रेडिट कार्ड स्वैप कर करके कितने दिन राशन खाया जाए, कितने दिन दूध बच्चों को लिया जाए, कितने दिन सब्जी ली जाए। क्रेडिट कार्ड सब्जी वाला तो लेता ही नहीं। 2 टाइम बच्चों को दूध दे रहा है। क्या कह रहे हो अंकल? 3 टाइम जो दूध देते थे बच्चों को पीने के लिए, वो 2 टाइम दे रहे हैं, क्योंकि खुले पैसे हैं नहीं, दूध ला नहीं सकते। अब उसको 1 टाइम भी भूखा रख रहे हैं। जेब में कैश है, ये रखा है, मिट्टी है, क्या करूं इसका? नरेंद्र मोदी जी के मुंह में डालूं इसको? उधार लेना पड़ रहा है, कभी किसी से 100 रुपये खुले उधार मांगने पड़ रहा है, भिखारी हो रखा है। 100 रुपए के नोट के लिए तरस रहे हैं, भिखारी हो रखा है। 1000 के 500 के नोट जेब में रखे हैं, कूड़ा कर दिए। बड़े शान से कह रहे थे कि 500 का और 1000 का नोट अब कागज का टुकड़ा रह जाएगा, वो कागज के। चलो ठीक है अंकल, आप लाइन में इंतजार कीजिए, देखते हैं आपका नंबर। अडानी अंबानी को पहले अरेंज कर दिया, भाजपा के सारे एमपीओ को पहले से अरेंजमेंट करके फिक्स कर दिया। इतना टाइम क्यों लिए? मर गए बेचारे गरीब, टैक्स पे, तनख्वाह वाले, सब्जी वाले, दूध वाले। पार्टी मर गई। कॉमन पीपल को, बेईमानों के पास कोई नहीं जा रहा। सबसे ज्यादा कॉमन पीपल को हुआ। सबसे ज्यादा यहाँ जो लाइन में लग रहा है वो आम आदमी तो है, यहाँ कौन पैसे वाला आके लाइन में लग रहा है? आम आदमी है और टैक्स पे ही है। दिक्कत तो सबसे कॉमन मैन को हुआ। कितने लोग तो मर गए हैं। वो लोग मोदी को साले विदेशियों को बंद करने चाहिए सारे खाते, जो इंडिया के लोगों को मार रहा है। सबसे पहले अंबानी के खाता बंद होना चाहिए। ये घर में खा रहा है, घर में छेद कर रहा है, घर की थाली में छेद कर रहा है, मतलब इंडिया वालों को ही बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही। ये आदमी सपोर्ट नहीं, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। तो मोदी के पुतले करा साले का बड़ी चौपट पकड़। बिल्कुल सही है आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर जयपुर की जनता में एकता है ना, तो कल जयपुर के बाजार बंद हो जाने चाहिए। लेकिन आंटी जयपुर बाजार बंद, राजस्थान क्या होगा? राजस्थान भक्तों अभी भी अलग ही है। हम तो क्या करेंगे? भगवान बैठे बैठे रोएंगे अगर पैसा नहीं चढ़ाएंगे तो।
आप बोलिए राजस्थान बंद होना चाहिए कल राजस्थान बंद होना चाहिए, सारे लोगों को सड़क पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। लेडीज बूढ़े बच्चे सबको आना चाहिए। आज मैं टैक्सी करके कहीं जाऊँ, टैक्सी वालों को 500 का नोट दूँ, क्या करेगा? अब पैदल जाना पड़ेगा। मिठाई वाला मिठाई बना के बैठा, उसके बाद कोई 500 का नोट धंधा कैसे होगा, व्यापार कैसे चलेगा, ये बताओ ना पहले। सब लोगों को एकता करनी चाहिए। जयपुर के बाजार बंद। मैं तो बोलता इंडिया का पैसा निकालो, तुमने जो वादा किया पहले विदेश से तुमने वादा किया, वो तो निकालो तुम विदेशों से पैसा। ये तो जिस थाली में खा रहा है उसी में खेल पॉइंट वाली बात है। ये सिर्फ अडानी अंबानी का साथ दे रहे हैं और हमारी वाट लगा रहे हैं। ब्लैक मनी यहाँ की निकालने की नहीं बोली, सही करी आंटी। विदेश से तो पैसा निकालते हैं, हमारी वाट लगा दी। मोदी तेरी माँ की चूक, तेरी माँ का घोसला भर गया। तूने क्या किया रे? हाँ, 100 रुपए का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट निकाल दिया। गुजरात में 6 महीना पहले बोल दिया और इधर अभी पब्लिक को बताया नहीं। हाँ भड़वे, तेरी माँ को खाली ऑटो वाले चौधे भड़वे, तेरी माँ की चूक। हाँ, घोसड़ी के कीड़े पड़ के मरेगा तू, देखना तेरे को कैसी बदुआ हाई लगेगी। नेता लोग ने सब बराबर अपना करके रखे बड़े बड़े बैंकों में, समझा? काला धन गरीबों की मरण हो गई है भड़वे। तेरे को कितने चौदह होगा मालूम नहीं। गुजरात के सारे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर ने चौक के तेरे को पैदा किए। तेरी मौकी छूट में लंड कुत्ते का, हाथी का भड़वे, सबका सत्यानाश करने वाले। हाँ माधर क्यों कीड़े पड़ के मरेगा तू, कीड़े पड़ के भड़वे, घोसड़ी के आराम के चिल्ले। The present government is not in a position to measure the correct quantum of black money, because those who have the black money will actually convert it into new currency notes. Now the sufferers are the aam aurats and the admis, those who are illiterate, who have no access to the banking facilities, and they will be the ones who will be affected by such diversionary measures. People who have small savings, no bank accounts, their life savings will be targeted. The present scheme does nothing to remove black money from circulation. All the black money holders will legally convert their tender with no difficulty, because they have the resources to hire people to sort the cash. The measure is strongly anti-poor. गया जी, ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है? उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है? गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी, 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है? बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया? सी और एम का क्या मतलब है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी
एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है, considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk of Shubhendu Amitabh and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu Amitabh. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई, तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद, और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में, उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है, levy of stamp duty matter has been taken up at the principal secretary level and through the honorable chief minister's office. Deputy collector stamp has been instructed from Gandhinagar not to initiate any action. मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? इसी के अंदर मोइली साहब की भी पैसे का लेन देन का है, जयंती नटराजन का भी पैसे का लेन देन का है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है, ये रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हमें हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा, ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। अभी एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई, एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले, उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मेरे पास सारे कागज आए नहीं, इसलिए वो कागज आज रख नहीं रहा। अभी कुछ कागज आने बाकी हैं, कुछ ही कागज आए हैं। जब सारे कागज आएंगे तो दोबारा अगले सेशन में रखेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे तो पता चला है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर, और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। तो अभी सारे कागज आए नहीं है, सारे कागज आएंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति खरबपति होता है उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि इन कागजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो निवेदन करें कि कोई इसकी कमेटी बनाई जाए।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से आम जनता लाइनों के अंदर लगी हुई है और उनको कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है ये 2G वाले लगे हुए हैं, कोयला घोटाले वाले लगे हुए हैं, और कभी उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है कि 3 घंटे लाइन में लग लिए तो क्या हो गया, देशभक्ति करो। ये जनता तो 125 करोड़ तो करे देशभक्ति और तुम बैठ के लो पैसे। ये नहीं चलेगा। एक मन में ये प्रश्न उठता है कि ये बड़े बड़े लोग तो मोदी जी के दोस्त हैं, इनके साथ तो लेन देन का रिश्ता है, ये छोटे छोटे सारे आम आदमी जितने हैं उनको क्यों तंग कर रखा है इन्होंने, उनको लाइनों में क्यों लगा रखा है। इसके ऊपर भी काफी हम लोगों ने सोच विचार किया। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन है इन कुछ एक चंद बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, वो तो सीएजी की भी रिपोर्ट है, सीएजी ने भी कहा है कि ये लोन वापस आने वाला नहीं है। या तो ये पैसा लेके बाहर भाग गए और या इन्होंने फ्रॉड करके लोन लिया। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, अभी बैंक तो खाली हो रहे हैं। 1,14,000 करोड़ तुमने माफ कर दिया, बैंक खाली हो रहे हैं। तो अब ये स्कीम लेके आए हैं 500 हजार की। अब ये छोटे छोटे लोग सारे जमा कराएंगे अपना पैसा। और कल टीवी चैनल में बीजेपी वाला बैठ के कह रहा था अब इस पैसे से भी हम लोन देंगे इन कंपनियों को। तो अब ये लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं, आप काला धन वालों के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के दुश्मन हैं। जिस तरह से आज गरीबों की मुंह से निवाला छीन लिया। आप कहते हो कड़वी चाय पी रहा है एक गरीब आदमी, आपने काला धन की कड़वी चाय पिलाने के नाम पे उनको जहर पिला दिया आज पूरे देश के लोगों को। मेरे को याद है जब हवाला कांड हुआ था 90s में, आडवाणी जी का नाम आया था, केवल उसमें LKA शायद लिखा था, बस इनिशियल्स लिखे हुए थे। उन्होंने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं नहीं। पूरे देश को गर्व हुआ था आडवाणी जी के ऊपर। आज हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का नाम जब इन कागजों के अंदर आया है तो क्या वो अपने वरिष्ठ नेता आडवाणी जी से कुछ सीख लेंगे कि वो इन कागजों को दरकिनार करेंगे। अंत में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त दिल्ली में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो काले धन के ऊपर बहुत बड़ा वार करने जा रहे हैं, काले धन के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ उन्होंने इस देश के सारे आम आदमी को, मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को लाइनों में लगा दिया, 125 करोड़ लोगों को लाइनों में लगा दिया। वहीं पे जिन लोगों के पास इस देश में सबसे ज्यादा काला धन है, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। सारा देश जानता है कि सबसे ज्यादा काला धन इस देश के अंदर किसके पास है। हम लोगों ने देखा किस तरह से ये खबर है, ब्राइड्स फादर इन बिहार कैमूर सफर स्ट्रोक। एक दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक हो गया क्योंकि वो अपने नोट नहीं बदल पाया, उसके यहाँ शादी नहीं हुई। बेटी की शादी की चिंता को लेकर मां ने की खुदकुशी। देश के अंदर जगह जगह घरों में शादियां टूट रही हैं, जगह जगह घरों में नोट ना होने की वजह से, नोट ना बदले जाने की वजह से किसी की आत्महत्या हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े दोस्त हैं, माइनिंग स्कैम में जिनका नाम आया था जनार्दन रेड्डी, कर्नाटका के बहुत बड़े नेता हैं। कल उनकी बेटी की शादी है। 12 नवंबर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 500 करोड़ रुपए अखबारों में छपा है, मेरे को तो पता नहीं, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। एक मिनट यार, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। उनको 500 के हजार के नोट बदलने की दिक्कत नहीं आ रही। हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो मोदी जी के दोस्त हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनको सबको उनके अपने नोट बदले जाएंगे। तो ये हम जानना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर दहशत फैली हुई है चारों तरफ। मैं मार्केट में गया, मार्केट में व्यापारी कह रहे हैं जी इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे जा रहे हैं, दुकान वालों के ठप्पे लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के अंदर क्यों नहीं जा रहे इनकम टैक्स वाले? जनार्दन रेड्डी को कहां से 2-2 हजार के नोट मिल गए? जनार्दन रेड्डी के यहां क्यों नहीं ईडी वाले जा रहे, क्यों नहीं सीबीआई वाले जा रहे? क्योंकि जनार्दन रेड्डी भाजपा के दोस्त हैं। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए लेके उनको भगा दिया भाजपा ने। विजय माल्या को इस देश से भगा दिया, 8,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन है, उनको भगा दिया भाजपा वालों ने। और रोज खड़े होकर टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए अगर तुमने जमा करा दिए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। 2.5 लाख रुपए वालों के पीछे पड़े हुए हैं। विजय माल्या जो 8,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर बकाया थे, उसको रातों रात एयरपोर्ट से भगा दिया बीजेपी वालों ने। क्या रिश्ता था जी विजय माल्या से? 1,14,000 करोड़ रुपए का, बड़े बड़े धनाढ्यों का, अरबपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया लोन का। 1,14,000 करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया। कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपया छोटा नहीं होता जी। 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2.5 लाख रुपए। गरीबों से दुश्मनी है इनकी, ये अमीरों की पार्टी है। अमीर लोग ये इनके दोस्त हैं। 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके, उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े सारे अरबपतियों के नाम थे। उसमें से कुछ लोगों के नाम मेरे को पता चले थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अकाउंट नंबर भी बताया था, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के साथ खिलाफ। लेकिन अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ। अरे काला धन पकड़ना था, उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए उस लिस्ट के अंदर 648 लोगों के। स्विट्जरलैंड की सरकार को लिखने की देर थी, भाई इनके अकाउंट की डिटेल भेजो, इनको पकड़ेंगे। एक चिट्ठी भी नहीं लिखी मोदी जी ने स्विट्जरलैंड को। ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। पनामा लिस्ट आए हुए कितने दिन हो गए? उस पनामा लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों के नाम है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं किया जा रहा। ये तरीका ठीक नहीं है। हम सब लोग जानते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, ये खबर है अखबार में, ये खबर है अखबार में, ये खबर ये कहती है कि जब मोदी सरकार आई थी 5,468 करोड़ रुपए अडानी साहब ने झूठे बिल बना के, इन्फ्लेटेड बिल बना के देश के बाहर भेज दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद ईडी के अफसर जो जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, जांच बंद कर दी। तुम 2.5 लाख जमा कराने वालों से पैसे लोगे, अडानी से पैसे नहीं लोगे। वो 5,468 में एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं, 5,468 करोड़ रुपए उसने देश से बाहर भेज दिए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे।
आप कहते हो हम काले धन पे वार कर रहे हैं, तो आप काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में यह प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है, ये किस किस्म की दोस्ती है, कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है, लेन देन की दोस्ती है। और आज मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर। ये लोग मोदी जी को पैसा देते हैं और बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते, नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं। ये आज मैं सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस को कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए, तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा 500 साल पहले जो कुरान करीम को लिखा था, मुझे उसको देखने का मौका मिला, उसको छूने का मौका मिला, और मुझे एक छोटे से कुरान की सूरत की आयत की सूरह की तिलावत करने का ही मौका मिला। अजीज दोस्तों, ये बड़ी मुबारक सरजमीन है आपकी कि 500 साल पहले जिस कुरान करीम को लिखा गया, आज भी वो महफूज है, वो कागज महफूज है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस जोश और जज्बे के साथ आप लोग आगे बढ़े हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर हमको कामयाब करेगा। मैं आपके सामने चंद बातें इसलिए रखना जरूरी समझता हूं कि जमहूरियत में सियासी इलेक्शन, तमाम सियासी पार्टियां उस इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टी चाहती है कि उसके उम्मीदवार को कामयाबी मिले, और इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुहेल सिद्दीकी साहब को अपना नगर परिषद चेयरमैन को उम्मीदवार बनाया, और 21 उम्मीदवार यहां से मजलिस के टिकट पर लड़ रहे हैं, जिसमें हमारी बहन मोहतरमा अजीत कोटारी साहिबा भी हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जरूर हमारे अराकीन की कामयाबी होगी, मगर जिस वार्ड से हमारी बहन मोहतरमा कोठारी साहिबा लड़ रही हैं, सबसे पहले उनको कामयाबी दिलाना यह हमारी जिम्मेदारी है। फिर वहीं पर
अंबर से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब GS करहात साहब हैं। 4 उम्मीदवार हमारे वहां पर मैदान में हैं। भोकरदन से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार शेख फहीम साहब हैं। 4 अराकीन बल्दिया के उम्मीदवार हैं। गुरतूर से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार काजी अजहर साहब हैं और उनके साथ 4 अराकीन बल्दिया के मजलिस के उम्मीदवार हैं। इन तमाम उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान पतंग है और आप तमाम को पतंग के निशान पर अपना वोट देना है। और क्यों देना है? अगर आप चाहते हैं कि जालना में जो बरसों से आपने कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी को मौका दिया तो कभी बीजेपी और शिवसेना को मौका मिला। मेरे भाई, सबको आपने मौका दिया, मगर इन तमाम पार्टीज ने 15 साल बीजेपी कांग्रेस रही। अब कांग्रेस का इख्तिदार खत्म हो रहा है। इन तमाम ने जालना की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इन तमाम ने जालना की आवाम को धोखा दिया। इन तमाम ने जालना की खूबसूरती में इजाफा करना तो छोड़िए, जालना को और खराब किया। इन तमाम ने जालना के गली कूचों को साफ करने के बजाय, गंदगी और कचरा उठाने के बजाय वहां पर कचरों के ढेर को खड़ा कर दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, फायदा जालना की आवाम को नहीं हुआ। फायदा अगर किसी को हुआ तो इन तमाम पार्टी के सियासी कायदीन को हुआ। आपने उनको वोट दिया एक उम्मीद पर कि हमारे इलाके में चाहे जालना हो, अंबड़ हो, पुरतूर हो, यहां पर कुछ होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मेरे भाई, मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं, महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत रही और फिर इनके ही दौरे इख्तिदार में दिल्ली से कई पैसे आए। अब 2 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है। हमने स्टेडियम में खड़े होकर दिल्ली से माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, जालना भी उसमें शामिल है, 2014 और 15 में 3 करोड़ 65 लाख रुपए जालना के लिए आए, जिसमें अक़लियतों के लिए, अक़लियतों के बच्चों के लिए हॉस्टल की तामीर, दरगाह नूर शाह के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसे आए और जो मिल्लत नगर और गांधीनगर में स्कूल की बिल्डिंग की तामीर के लिए 3 करोड़ 65 लाख रुपए यहां पर आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 3 काम हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए और किसी ने अभी पुकार कर कहा कि चोरों ने खा लिया, तो क्या आप चोरों को वोट देंगे या मजलिस को वोट देंगे? 3 करोड़ 65 लाख रुपए ये 3 काम के लिए 2014 और 15 में आए। यहां पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, वो इंटरनेट पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लो, आप मालूम हो जाएगा। फिर 2015 और 16 में 3 करोड़ 10 लाख रुपए बच्चियों ने, अक़लियती बच्चियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल बनाने के लिए
3 करोड़ 10 लाख रुपए जालना कुआए, क्या ये बना? कहां गए पैसे? ये किसके पेट में गए? तो जिसके पेट में गए उसके पेट पे लात मारकर आप मंजलिस को वोट देंगे? नहीं देंगे। 2016-17 में जालना टाउन की तरक्की के लिए 31 लाख रुपए आए। इसका सवाल अभी नहीं करूंगा इसलिए कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, मगर 31 लाख रुपए आए हुए हैं। ये पैसे का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पैसे तो आ रहे हैं मगर जालना की आवाम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, अगर आप इनकी जबान से सुनेंगे मजलिस के बारे में तो बीजेपी और शिवसेना कहेगी कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये फुला बात नारा नहीं लगाता, इसको पाकिस्तान भिजा देना चाहिए, जैसा हिंदुस्तान हमारा नहीं है, इनकी अम्मा का है। हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हम क्यों बोलते हमारे बाप का है? इसलिए हम बोलते हैं कि उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं, और उलमा मौजूद है इस जलसे में, आप उनसे जाकर पूछिए। हमारी रिवायतों में आया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम बाबा आदम ने हिंदुस्तान में रखा। तो जब अब्बा के हम बेटे हैं तो अब्बा की जमीन हुई, किसकी जमीन हुई फिर ये? तो बाप की सरजमीन में बेटे का हक होगा? नहीं होगा। बाप की सरजमीन में बेटी का भी। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बंद किए जा रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूं कि इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए। काला धन के खिलाफ हम भी हैं। अगर दोबारा इस स्कीम को लाना है सोच समझ के लाओ। टाइम दो जनता को, 1 महीने का, 2 महीने का टाइम दो और सारी तैयारी करके लाओ। हम आपका साथ देंगे। अच्छा काम करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आज ये जो स्कीम है, अगर ये वापस नहीं ली गई, ये पूरा देश बैठ जाएगा, इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए और राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि ये जितने कागज हैं इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखें ताकि सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर एसआईटी बिठा के इसकी जांच कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहन जब उसका भाई मायूस घर को लौटा और कहा कि यार बहन 10,000 रुपये में नहीं बदल सका, तो 1 घंटे के बाद उस बहन ने अपनी जान दे दी। सुनो मिस्टर वजीर आजम, ये आपके अच्छे दिन है। कानपुर में एक ज़ईफ औरत जब टीवी पर आपकी तकरीर को सुना तो उसको हार्ट अटैक आ गया। बाद में मालूम हुआ कि उसके पास सिर्फ 10,000 के 500 के नोट थे। आपके बयान को सुनकर वो मौत का शिकार हो गई। ये आपके अच्छे दिन है। फिर आप देखिए एक और यहां पर कानपुर में 70 लाख एक शख्स को एडवांस आई जमीन का, और जब देखा टीवी पर के सब खत्म हो गए, हार्ट अटैक वही हुआ, उसका इंतकाल हो गया। एक और वाकया मैनपुरी का, 1 साल का बच्चा मर गया क्योंकि बाप के पास 5,000 रुपये नहीं थे दवाखाने को देने के लिए। यह हिंदुस्तान के वजीर आजम की मोहब्बत है गरीबों से। फिर कुशीनगर का वाकया, एक धोबी, उसकी बीवी सिर्फ 1,000 रुपये जब टीवी पर देखा तो मौत हो गई था कि भाई कि अब मैं कहां से लाऊंगी पैसे। वहीं पर मेरे भाई फैजाबाद में एक आज हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 और 1000 की नोट कदे खत्म। 500 1000 की नोट खत्म।
अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला? अब नई 500 की नोट आएंगे और नई 2000 की नोट आएंगी। कभी 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मलिया 9000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया। ललित मोदी 16000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500,000 गायब करते, कल से 2000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। प्राइम मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 और 1000 की नोट कदे खत्म। 500 1000 की नोट खत्म। अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला? अब नई 500 की नोट आएंगे और नई 2000 की नोट आएंगी। कभी 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मलिया 9000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया। ललित मोदी 16000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500,000 गायब करते, कल से 2000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। और फिर आप देखते हैं मेरे भाई, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते इंडिया फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर बोलते मेरे पास एक ही किताब, कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बोलते हैं उनको भी भूल जाते होंगे, बाज़ वक़्त बोल के इतना बोलते होंगे। हर थोड़े दिन को बोलते, मन की बात रेडियो पे बोलते, सहारनपुर में जाके मुस्लिम औरतों के बारे में बात करते कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगा। भाइयों बहनों, कैसे मुस्लिम औरतों को टेलीफोन पे तलाक दे देते? मिस्टर मोदी, हमारी फिक्र क्यों कर रहे आप? मत सबकी फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र नहीं करेंगे। उनको फिक्र ही नहीं, हमारे को फिक्र ही फिक्र है। उन फिक्रों से आजाद है और हम तो अफकार के शिकार होकर रह गए। मेरे भाई, महाराष्ट्र में जब तक महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सही मानों में महाराष्ट्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता। रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन दे दो, तो मोदी जी बोले रहने दो। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मुझे जालना की इस मुबारक सरजमीन को आने का मौका मिला।
मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से आपने अपने मोहब्बत और अपने प्यार से यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस्तकबाल किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस बेलोस मोहब्बत का आपने आज मुजाहरा किया। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं और जरूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ही ने आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डाला और हमारी ये मोहब्बत और वाबस्तगी इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी, जालना में और औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मकबूल और ताकतवर होती रहेगी। आज जब मैं यहां पर आया, आप तमाम से मुलाकात हुई, आप तमाम ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा और फिर मुझे यहां पर उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर जाने का मौका मिला जिनके नाम से ही इस जालना शहर को बसाया गया था। वहां पर जाने के बाद ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक अल्लाह के वली ने आज से 400 चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उसकी हम सराहना करेंगे। लेकिन परसों से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका और एक चीज़ का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज़्यादा 2-2 हज़ार रुपये के नोट करने से। जिन लोगों के घरों में करोड़ों रुपया जमा था कमरों के अंदर, उनके कमरों में बिस्तरों में करोड़ों रुपए था, उनको तो अब 2-2 हज़ार के नोट मिल जाएंगे, उनको तो और सहूलियत हो गई। तो मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 1000 रुपये के नोट हटा के 2000 रुपये का नोट लाने से काला पैसा और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। चारों तरफ अफवाह है। कई लोगों से मैंने बात की, कल पूरा दिन मैं खूब इधर उधर बात की, लोगों से घूमा मैं। चारों तरफ लोग कह रहे हैं और इस बात के सबूत हैं कि जी जो इनके अपने लोग थे, जो इनके अपने दोस्त थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा काला धन है इस देश के अंदर, वो इनको इन्होंने पहले से ही बता दिया था, हफ्ता भर पहले। उन्होंने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। पैसा बाहर भेज दिया उन्होंने, या उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, सोना खरीद लिया। इनके अपने दोस्तों ने सारा इंतजाम कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, इधर चुनाव लड़ने वाली है, उधर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। 100 के नोट ले लिए या जो मर्जी है, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। मर रही है तो आम जनता मर रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई कल से, वो लोग बता रहे हैं जी काले धन वालों की तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। वो बता रहे हैं जी जिनके पास बड़ा बड़ा काला धन है वो तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि सेटिंग हो चुकी है, होम डिलीवरी हो जाएगी, परसों तक 2000 रुपये का नोट मार्केट में आ जाएगा और उनके घर में पहुंच जाएगा, 15-20% कमीशन लगेगी। और आज पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है बैंकों के सामने। कहीं बड़ा उद्योगपति दिखाई दिया लाइन में? कोई बड़ा काला बाजारी वाली दिखाई दिया लाइन में? कोई बड़ा काला पैसे वाला दिखाई दिया? कोई नहीं है, बड़े लोग नहीं हैं। कौन है लाइन में? दुकानदार, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, किसान, मजदूर। तो काला पैसा सारा इन्हीं के पास है।
काला पैसा इस देश में मजदूर के पास है, काला पैसा किसान के पास है, काला पैसा व्यापारी के पास है, काला पैसा छोटे छोटे लोगों के पास है, इन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है काला पैसा। तो पूरे के पूरे कमीशन खोरी का धंधा शुरू हो गया पूरे देश के अंदर। कह रहे हैं काला पैसा बंद करेंगे। अरे काला पैसा तो शुरू हो गया, दलाली शुरू हो गई। ऑलरेडी बाजार के अंदर हजार रुपए 800 रुपए में बिक रहे हैं। 500 का नोट 400 रुपए के अंदर बिक रहा है, पूरा खुलेआम बिक रहा है। ऑलरेडी दलाली शुरू हो गई है, कमीशन खोरी शुरू हो गई है। 50,000 रुपए तोले के अंदर सोना बिक रहा है। तो आपकी तो काला मतलब ब्लैक इकोनॉमी खत्म करने चले थे, तो पूरे धड़ल्ले से शुरू हो गई इनकी। पूरे देश के अंदर कमीशन खोरी शुरू हो गई। तो 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू करके आप काला पैसा बंद नहीं कर रहे। आपकी नीयत के अंदर खोट है। अगर प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए बंद कर देते, 500 रुपए बंद कर देते, बिल्कुल बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, हमको, हम सपोर्ट करते। लेकिन 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू कर रहे हैं, नीयत में खोट है। कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जनता दुखी हो रही है। गरीब आदमी जिसके पास 10,000 रुपए थे, 500 के नोट थे, आज मार्केट में जा रहा है, मार्केट में लोग कह रहे हैं, दुकान वाला कह रहा है 8,000 में लूँगा। उसकी तो खून पसीने की कमाई आपने 20% तो यूं ही कम कर दी। 22 दिसंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन कहां पड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके कहा था, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन स्विस बैंकों में पड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी, आपको तो पता था कि काला धन कहां पड़ा है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हो गया? वो स्विस बैंकों का पैसा कहां गया, उसको क्यों नहीं कर रहे? सरकार के पास 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट हैं। कांग्रेस मिली हुई थी उन लोगों के साथ। कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के खिलाफ। पर आपने भी एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के खिलाफ जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं। उनमें से बड़े बड़े अंबानी, ये वो, उनके अकाउंटों के नंबर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2012 या 13 में। मैंने स्विस बैंक के अकाउंट नंबर उन लोगों के दिए थे। आपकी फाइलों के अंदर हैं प्रधानमंत्री जी। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आज शाम तक उन 648 लोगों को आप गिरफ्तार कर लो। मैं चैलेंज करता हूं, इस देश के अंदर काला धन खत्म ना हो जाए तो। लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपके दोस्त हैं उस लिस्ट के अंदर। आप कह रहे हो 200% पेनल्टी लगाएंगे। जो आदमी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा कराएगा उसको 200%। खरबपति अरबपतियों को तो छोड़ दिया। अब एक रिक्शे वाला बेचारा, एक व्यापारी बेचारा, एक मजदूर 10 साल पैसे कमा कमा के खून पसीना एक करके उसने मान लो 5 लाख रुपए जोड़े या 6 लाख रुपए जोड़े, आज अपनी बेटी की शादी करने चला है। उससे आप 200% पेनल्टी लोगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों से पेनल्टी लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। भगवान माफ नहीं करेगा आपको। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का अभी स्टेटमेंट सुना। वो कह रहे हैं कि मायावती जी, मुलायम जी, राहुल जी और केजरीवाल क्यों बौखलाए हुए हैं। तो अमित शाह, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गरीब जनता के लिए कोई बोलेगा नहीं। आप कल उठ के AK-56, AK-47 लेके गरीब आदमियों को, जनता को मार दोगे तो क्या कोई बोलने वाला नहीं है? और मैं खुद आपको कहता हूं, चैलेंज लगाता हूं, आप नारायणपुरा विजयनगर रोड में रहते थे, मैं भी वहां का ही रहने वाला था पहले, और मैं आपको कहता हूं, आप नारायणपुरा सीट से जीते हो और सरखेज सीट से जीते हो। बिना कमांडो आप आज की तारीख में आ जाओ, बिना कमांडो वहां आप तुम्हारी खुद की असेंबली में घूमो। ये नारायणपुरा नवरंगपुरा की पब्लिक तुम्हें आज की तारीख में बिना कपड़े दौड़ाएगी साहब। इतना पावर मत करो आप, ये कोई सही बात नहीं है। सत्ता का लोभ और सत्ता के लिए आप गलत काम मत करो। और आपने इस बार महिलाओं की छाती पे वार किया है। महिलाएं, गरीब महिला हो या मिडिल क्लास की महिला है, उसने 500 की, 1000 की नोट 2, 4, 5, 10 या 20 जमा क्यों करती है? वो कि अपने बाल बच्चों की आधी रात को तबीयत खराब हो जाए, घर वाले को हो जाए, सास ससुर को कुछ हो जाए, उसके लिए वो नोटें जमा करती है। और तुम्हारी नादानियत और तुम्हारी कम अक्कल के हिसाब से वो लाइन में सब खड़े रहे। इतने पागलपन पे मत उतरो। ये जनता बहुत कुछ कर सकती है। चालू है।
माँ का भोसड़ा मोदी साले मादर चोद। 100 रुपया का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट चालू कर दिया मादर चोद। साले उधार हम चाय पीते, कोई चाय नहीं पिलाता, तेरी माँ की चूत मारू। हमारे बीवी बच्चे भूखे मरते, साले हम गरीब 400 रुपया का काम करते हैं भोसड़ी वाले। वहाँ केंद्र सरकार बन गया है भोसड़ी का बैठ के, तेरी माँ का हरामी पेली साले, तेरी मैया की चूत में लंडगाली साले भोसड़ी वाले। 100 रुपया का छुट्टा नहीं मिलता, 2000 की नोट छाप दिया मादर चोद। कौन छुट्टा देगा हम लोग गरीब को, तेरी माँ का। मकान मालिक किराया ना ले रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं, ना राशन मिल रहा है, बच्चा बीमार है, बहुत बेशरम बस्ती है, और पैसे हमने बर्तन धो के इकट्ठे करे होंगे। हम बहुत परेशान है, क्यों हमें मारे दे रहे हो कि ऐसे मोती पोती में आग लग जाए, मर जाए कुत्ता कमीना कंजर। बहुत परेशान है भाई गोली से मार देंगे जाके। हम बहुत परेशान है, कुत्ते हरामजादे मोती पैसे ले फेंक दे, हमने ले कूड़ो है कूड़ो पकड़। वोट लेने। अंकल आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसे सुख की अनुभूति हो रही है कि जीवन में कभी नहीं हुई। सीरियसली? अपना पैसा, हाँ। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया मोदी जी ने भाई। क्रेडिट कार्ड